हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के समझ फिर से उपस्थित हुआ हूं और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कराऊंगा। हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान की जो क्लासेस हैं कुछ दिनों पहले शुरू की हैं और मैंने आप लोगों को ये जो क्लासेस है ये हायर एजुकेशन के पर्पज़ से कराना शुरू किया है। हायर एजुकेशन में जैसे एमएड के सिलेबस, एमए के सिलेबस, यूजीसी नेट पेपर 2 के सिलेबस और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बीएड के सिलेबस से भी रिलेटेड है। इन क्लासेस को करने के बाद आप इन परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और यूजीसी नेट की परीक्षा को क्वालिफाई करने में काफ़ी मदद पा सकते हैं। हम लोगों ने देखिए शिक्षा शास्त्र की काफ़ी क्लासेस की हैं। बीए के लिए मैंने क्लासेस करवाया है, फिर उसके बाद बीएड के स्टूडेंट के लिए भी क्लासेस करवाया है। तो आप लोग मेरी सारी क्लासेस को देखे होंगे और उसको अपने परीक्षाओं में उपयोग किए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि मेरे द्वारा जो क्लासेस कराई गई हैं, जो प्रैक्टिकल से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं, जो थ्योरेटिकल चीज़ें बताई गई हैं, उनके एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी साबित होती हैं। तो मेरा पर्पज़ यही है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाना और आप लोगों का जो क्लास आपके कॉलेज में या आपके पास टाइम नहीं मिलता है क्लास करने का। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी न किसी रोजगार में या काम में जुड़े होते हैं तो क्लासेस नहीं कर पाते हैं, तो उनको समस्या होती है। तो इन क्लासेस के माध्यम से आप शिक्षा शास्त्र विषय को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और समझने के बाद अपनी परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखिए जो शिक्षा शास्त्र की क्लासेस शुरू की है, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा दर्शन दो भाग में मैं आप लोगों को क्लासेस करवा रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन कराया था, जिसमें हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन करेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान की ये जो क्लास है आज की ये 14वीं क्लास है, यानी इसके पहले हम लोगों ने 13 क्लासेस इससे संबंधित कर ली हैं और आज की इस 14वीं क्लास में हम लोगों को अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन करना शुरू करना है। अधिगम के देखिए कई तरह के सिद्धांत होते हैं, जिसमें आज हम लोग को सबसे पहले जो है व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत का अध्ययन करना है और व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत का ये पहली क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पावलोव के द्वारा और वाटसन के द्वारा व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत को बताया गया है और उसको समझाने का प्रयास किया गया। इन्होंने किस तरीके के प्रयोग किए थे और उन प्रयोगों का निष्कर्ष क्या निकलता है। इन सिद्धांत को व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि इसमें किसी भी बालक को, किसी भी व्यक्ति को अगर अधिगम कराना है तो उसको विभिन्न प्रकार के व्यवहार कराकर, उसके विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया करा के उसको अधिगम कराया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत है। आप लोगों ने बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा होगा, मेरे द्वारा भी पढ़ा होगा, अपने से भी पढ़ा होगा कि अधिगम का जो मतलब होता है, अधिगम का जो अर्थ होता है वो देखिए क्या होता है कि अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाना, यानी परिवर्तन ऐसा हो जो अपेक्षाकृत अस्थायी हो, तभी कहा जाता है उसको अधिगम। तो इसी अधिगम को हम लोग को बेहतर तरीके से सिद्धांतों के माध्यम से समझना। ये क्लासेस देखिए मैंने आप लोग को बता ही दिया कि बीएड, एमएड, एमए और यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और इस टॉपिक को अध्ययन किया जाए और अध्ययन करने के बाद इसको अच्छे तरीके से तैयार किया जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करें। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या अध्ययन करना है, अधिगम के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करना है और हमको इसमें आज की क्लास में व्यवहारवादी अधिगम का जो सिद्धांत है उसी को ब्लूप्रिंट रूप में देखना है, यानी शॉर्टकट तरीके से बेहतर रूप में इसको समझते हुए पढ़ना है। इसमें देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि व्यवहारवादी सिद्धांत में इवान पावलोव और बी वाटसन, इनको जॉन बी वाटसन कहा जाता है, इनके द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है वो काफ़ी चर्चित है और इसका अध्ययन करने के बाद हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये व्यवहारवादी अधिगम होता क्या है। इनके सिद्धांतों को देखिए इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए अब अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं वो किस तरीके से निर्मित होते हैं, कैसे अधिगम होता है, कैसे अधिगम कराया जाता है। तो अधिगम के लिए देखिए क्या होता है, सबसे पहले जानकारी को ग्रहण किया जाता है, यानी इंफॉर्मेशन का इनटेक होता है। फिर उस ग्रहण किए गए इंफॉर्मेशन का क्या होता है, मानसिक रूप से प्रसंस्करण होता है, यानी कॉग्निटिव रूप से प्रोसेसिंग होती है। उसमें फिर क्या मिलाया जाता है, मेमोरी और एक्सपीरियंस को, यानी स्मृति और अनुभव को जब उसमें शामिल किया जाता है तो इन सभी के साथ मिश्रण से, कंक्लूजन से क्या निकल के आता है, व्यवहार में परिणत, यानी इतनी सारी चीजें मिलकर
किसी भी व्यक्ति, किसी भी बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाते। ये जो सिद्धांत होते हैं, ये सिद्धांत क्या उपयोगी भूमिका निभाते हैं? तो ये प्रभावी शिक्षण विधियों को विकसित करने और शिक्षार्थियों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यानी किसी भी टीचर को या किसी भी स्टूडेंट को अधिगम के सिद्धांत को क्यों पढ़ना चाहिए, इसका जानकारी क्यों रखना चाहिए? तो इसका जानकारी रखने का कारण है कि अच्छे तरीके से शिक्षण विधियों को कैसे विकसित किया जाए, जिससे उनके माध्यम से स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए और उनको अच्छे तरीके से अधिगम कराया जाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ये सिद्धांत पढ़े जाते हैं, क्योंकि शिक्षार्थियों का जो विषय का बर्डन होता है वो आसान हो जाए, उनको विषय में पढ़ने में रुचि जागृत हो जाए। इन सारी चीज़ों को करने के लिए, उनको बेहतर तरीके से बच्चों को बनाने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए अधिगम के सिद्धांतों को जानना जरूर। और ये खास करके टीचर्स के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, जो लोग भविष्य में टीचर बनने वाले हैं। अब देखिए, अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनको 5 प्रमुख स्तंभ के रूप में देखा जाता है, जिसमें सबसे पहला देखिए आता है व्यवहारवादी, दूसरा होता है संज्ञानात्मक, तीसरा होता है मानवतावादी, चौथा होता है सामाजिक और पांचवा होता है निर्माणवादी। तो व्यवहारवादी जो सिद्धांत है उसका फोकस देखिए क्या होता है कि बाह्य व्यवहार पर, उत्तेजना यानी स्टिमुलस पर और प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, यानी मेन 3 चीज़ों पर फोकस करता है। यानी एक्सटर्नल बिहेवियर पर, स्टिमुलस यानी उत्तेजना पर और रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया पर। इन सिद्धांत को देने वाले जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं उसमें पावलोव का नाम आता है, वाटसन का नाम आता है, थॉर्नडाइक का नाम आता है और स्किनर का। तो ये बाकी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांतों को हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग को पावलोव और वाटसन के सिद्धांत को अध्ययन करना है। संज्ञानात्मक सिद्धांत देखिए मेन जो फोकस करता है वो मानसिक प्रक्रियाओं पर। मानसिक प्रक्रियाओं का मतलब कि सोच पर, मेमोरी पर, अंडरस्टैंडिंग पर, और इसमें सबसे प्रमुख जो नाम आता है कोहलर का आता है और पियाजे का। यानी इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने जो है संज्ञानात्मक अधिगम पर जो है सिद्धांत दिया है और इस पर उन्होंने बहुत सारी बातें लोगों को बताई। इसके बाद देखिए जो तीसरा अधिगम सिद्धांत आता है वो मानवतावादी सिद्धांत होता है, और ये मुख्यतः फोकस किस चीज़ पे करता है? आत्मविकास पर, भावनाओं पर और स्व प्रेरणा पर। इस सिद्धांत को देने वाले जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है उसमें कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो का नाम प्रमुखता से देखा जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत देखिए ये मुख्यतः फोकस किस पे करता है? अनुकरण पर और अवलोकन पर, यानी किस तरीके से अवलोकन करके, अनुकरण करके, अवलोकन करके बालक को नई नई चीज़ों को सिखाया जाए, उसमें अधिगम कराया जाए। इसमें जो नाम आता है प्रमुख रूप से वो अल्बर्ट बंडूरा का। इनका देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो काफ़ी प्रचलित है, और उसमें जो है कई ऐसी बातें बताई गई हैं कि बालक समाज से किस तरीके से चीज़ों को सीखता है और फिर वो चीज़ें उसके जीवन में अपेक्षाकृत अस्थायी रूप से देखी जाती है। और एक निर्माणवादी अधिगम सिद्धांत है, ये देखिए सक्रिय, अनुभवजन और सहयोगात्मक अधिगम की बात करता है, और यह जो है स्वयं के ज्ञान के निर्माण पर जोर, यानी किसी भी बालक को, किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करने के लिए किस तरीके से चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वो किन किन चीज़ों का उपयोग करके ज्ञान का निर्माण। तो इस तरीके से पांचों जो है अधिगम के प्रमुख 5 सिद्धांत हैं। अब हम लोगों को देखिए इन सिद्धांतों में सबसे पहले जो देखना है वो व्यवहारवादी सिद्धांत देखना है, और व्यवहारवादी सिद्धांतों में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो इवान पावलोव और जीवी वाटसन के द्वारा दिया गया है उसके बारे में हम लोग को देखना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसको शास्त्रीय अनुबंधन कहा जाता है। तो व्यवहारवादी जो दर्शन है, व्यवहारवादी जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि अधिगम को उत्तेजना यानी स्टिमुलस और प्रतिक्रिया के रूप में समझा जाता है। यानी ये सिद्धांत कहता है कि हम किसी भी अधिगम को जब समझते हैं तो समझते कैसे हैं कि उसमें उत्तेजना होगी, और उस उत्तेजना के फलस्वरूप क्या होगा? प्रतिक्रिया होगी, यानी स्टिमुलस और स्टिमुलस के बिहेव में क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा। तो ये सिद्धांत को समझने के लिए इन 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का देखिए सूत्र डेवलप किया गया है। इस सूत्र में देखिए क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तटस्थ उत्तेजना यानी न्यूट्रल स्टिमुलस प्लस नेचुरल स्टिमुलस, दोनों को मिलाकर
होता क्या है, समान प्राकृतिक प्रतिक्रिया, यानी किसी भी न्यूट्रल स्टिमुलस से और उसमें नेचुरल स्टिमुलस से दोनों को जब जोड़ के प्रतिक्रिया को देखेंगे तो समान प्रतिक्रिया होगी। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम देखकर अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि हम उसके एहसास से ही उस तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, छोटे क्लास के बच्चों को भी देखे होंगे, आप लोग अपने घर पे बच्चों को भी देखते होंगे कि बच्चों को जब कोई चीज़ दी जाती है तो देने से पहले अगर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की जाए तो बालक क्या समझता है कि ऐसा किया जा रहा है इसलिए मुझे ये चीज़ दी जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब घरों में रोते हैं तो उनको जब दूध दिया जाता है तो दूध देने के पहले क्या करते हैं, गार्जियन जो है उस बर्तन से आवाज़ करते हैं, चम्मच से कटोरी में आवाज़ करते हैं, तो बालक को लग जाता है कि अब चम्मच कटोरी में आवाज़ हो रही है, इसका मतलब मुझे अब दूध मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि दूध मिलने में अगर देर होने वाला है या देर हो रहा है तो झूठ मूठ का उस चम्मच कटोरी की थोड़ी देर बजाया जाता है, तो उसको सुनकर बच्चा क्या होता है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। या फिर देखिए, आप लोग देखते होंगे स्कूल कॉलेज में अगर बच्चा किसी टीचर से डरता है या किसी टीचर की डांट बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है तो उस बच्चे को गलत काम करने से रोकने के लिए बहुत से लोग या बहुत से टीचर क्या करते हैं, उनका केवल नाम लेते हैं, तो उनका नाम लेने से ही बच्चा शरारत करना बंद कर देता है। तो यही चीज़ें जो है इस सिद्धांत में बताई गई। अब जैसे देखिए, यहाँ निष्कर्ष क्या होता है कि बार बार किसी चीज को जोड़ने पर एक तटस्थ वस्तु भी प्राकृतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगती है। अभी इस सिद्धांत को जब हम लोग देखेंगे तो चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। आप लोगों ने पावलोव का जो है सिद्धांत थ्योरी जो है पढ़ा होगा, उसमें देखा गया है कि एक कुत्ते के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। अब प्रयोग क्या किया था कि उस कुत्ते को इन्होंने भोजन दिया। वो भोजन दो तरीके से दिया गया। एक तो उस भोजन को डायरेक्ट दिया गया, यानी कुत्ता भूखा था, उसको भूख लगी थी, उसको भोजन उसके सामने रखा गया तो उसके मुंह में क्या आने लगी, लार आने लगी। दूसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया कि उस कुत्ते को भोजन देने से पहले इन्होंने क्या किया, घंटी बजाई। तो घंटी बजाने के फलस्वरूप कुत्ते पर किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं हुई। लेकिन हुआ क्या कि जब इन्होंने घंटी बजाई और उसके थोड़ी देर बाद कुत्ते को भोजन दिया तो वो उसके मुंह से लार टपकी और उसने भोजन को प्राप्त करते ही अपनी भूख को शांत कर दिया। लेकिन ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। घंटी बजाई जाती थी, भोजन दी जाती, घंटी बजाई जाती थी, भोजन दिया। तो कुत्ते को क्या लगता था कि जब घंटी बजती है उसके बाद मुझे भोजन मिलता है। तो एक बार ऐसा किया गया कि केवल घंटी ही बजाई गई, भोजन उसको नहीं दिया गया। तो ऑब्जर्व किया गया कि केवल घंटी बजाने से भी कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो गया, यानी कुत्ते को लगा कि अब मुझे भोजन मिलेगा। तो यही प्रयोग इन्होंने किया था। अब देखिए, इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं कि इवान पावलोव का जो ये अनुबंधन का सिद्धांत है, ये इसको देखिए किस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है। तो इसमें इन्होंने देखिए किन चीज़ों की बात की है। इसमें इन्होंने अनुबंधन यानी एसोसिएशन की बात की है, यानी इनके द्वारा कहा गया कि अधिगम जो है अनुबंधन का परिणाम है। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही है कि इसमें तटस्थ का जो है परिवर्तन होता है, यानी जो चीज तटस्थ होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तटस्थ उत्तेजना को क्या किया जाता है, प्राकृतिक उत्तेजना से जोड़ दिया जाता है, और जब उनको जोड़ा जाता है तो जो अधिगम होता है वो एकदम नेचुरल तरीके से होता है। इसका वैज्ञानिक रूप से मापन भी संभव है, मेजर भी किया जाता है, व्यवहार को वैज्ञानिक रूप से मापा जा सकता है। यानी ये सारी बातें कौन कह रहा है, इवान पावलोव। इनके द्वारा और क्या कहा गया कि अधिगम जो है वो अचेतन रूप में होता है, यानी इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है, यानी अधिगम को अनजाने रूप में भी इन्होंने होने की बात कही। यानी कभी कभी अधिगम कैसे हो जाता है, अनजाने में हो जाता है, यानी हम अनकॉन्शियस रहते हैं, अचेतन रहते हैं, इनवॉलंटरी रहते हैं, फिर भी हमें अधिगम होता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये चार महत्वपूर्ण बातें इनके द्वारा बताई गई। अब इनके द्वारा जो प्रयोग है वो जो अभी मैंने आप लोग को बताया थोड़ी देर पहले कि इनका जो प्रयोग था पावलोव का कुत्ता पर प्रयोग, चरण 1 और चरण 2। तो अभी देखिए इन्होंने क्या किया कि चरण 1 में क्या किया, प्रशिक्षण से पहले यानी प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था का मतलब कि जब किसी भी भूखे व्यक्ति को, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे जीव जंतु हो, जब उसको भूख लगी रहती है और उसके सामने जब भोजन आता है
तो उसे उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है, और उस तीव्र इच्छा की वजह से उसके मुंह में क्या होता है, लार टपकने लगता या लार का स्राव होने लगता है। तो यही चीज इन्होंने बताई है कि प्रशिक्षण से पहले क्या किया गया कि भोजन लाया गया, और भोजन जैसे ही सामने लाया जाता है तो लार का स्राव शुरू हो। दूसरा क्या काम किया इन्होंने, घंटी बजाई। तो केवल घंटी बजाने से कोई प्रतिक्रिया नहीं, यानी भोजन सामने रखा गया तो लार का स्राव हुआ, लेकिन भोजन न सामने लाकर बल्कि केवल घंटी बजाएगी तो उससे किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बाद में इन्होंने दूसरा प्रयोग क्या किया, दूसरे प्रयोग में ये प्रशिक्षण की अवस्था इन्होंने नाम दिया, यानी इसको अनुबंधन की प्रक्रिया कहा। इसमें किया क्या इन्होंने कि सबसे पहले इन्होंने घंटी बजाई, और घंटी बजाने के थोड़ी देर बाद क्या किया, भोजन को प्रस्तुत किया, और इससे हुआ क्या, लार का स्राव हुआ। तो यही प्रक्रिया इन्होंने बार बार दोहराई। देखिए जब बार बार दोहराएंगे तो इसका रिजल्ट परिणाम क्या आएगा, ये अनुबंधन जो है सफल हो जाएगा, यानी इसमें अनुबंधन की सफलता देखी जाएगी चरण 3 में। और होगा क्या कि केवल घंटी बजाने पर ही लार का स्राव होगा, यानी भोजन नहीं भी लाया गया, केवल घंटी ही बजाई गई फिर भी लार का स्राव हुआ, यानी उसको लगा कि घंटी बज रही है, इसके बाद मुझे भोजन मिलेगा। तो इस चीज का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था और इसको इस प्रयोग से समझाया था। इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा था, जो घंटी थी ये पहले क्या थी, न्यूट्रल थी, तटस्थ थी, यानी इससे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी कुत्ते पर। लेकिन जब इसको वातानुकूलित कर दिया, यानी इसको कंडीशन लगा दिया गया, और कंडीशन क्या लगाया गया कि घंटी के साथ थोड़ी देर बाद क्या किया गया, भोजन प्रस्तुत किया गया। तो इससे क्या हो गया कि ये कंडीशन उत्तेजना बन गई, और इसके बाद फिर प्रतिक्रिया हुई और अधिगम हुआ। इसका देखिए इस सिद्धांत का उपयोग क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी इस सिद्धांत को पढ़ने से हमें फायदा क्या है, यानी इसका क्या उपयोग है। तो उपयोग देखिए क्या होता है कि क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय जब किसी विषय में उनकी रुचि ना हो, वो पढ़ने में मन ना लगा रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि टीचर बच्चों से स्नेह से बात करेगा, यानी टीचर का जो स्नेह है वो बच्चों के पढ़ने में रुचि जागृत कर देगा। अगर जो विषय कठिन है, अगर टीचर उसको उसी तरीके से पढ़ाए या उसको रुचिकर बनाकर न पढ़ाए तो बच्चे को उस चीज़ को पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन टीचर का जो स्नेह होता है वो विषय को रुचिकर बना देता है, बच्चों को लगता है कि ये टीचर पढ़ाएंगे तो मुझे ये विषय समझ में आ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि उसकी पढ़ाई में रुचि पैदा होगी। दूसरा देखिए उदाहरण क्या है कि शिक्षक की डांट और विषय, इससे क्या होगा कि विषय के प्रति भय उत्पन्न हो जाएगा। यानी अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसको बच्चे कम पसंद करते हैं या उनको नहीं आता है, उसमें कठिनाई होती है, और उस विषय में टीचर भी उसको अगर बच्चे को डांटते हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि उसका विषय के प्रति उसके मन में भय उत्पन्न हो जाएगा। यानी एक तो टीचर की डांट और दूसरे से विषय कठिन, तो बच्चा क्या करेगा, उस विषय में रुचि नहीं लेगा और वो विषय उसको कठिन लगेगा। कभी कभी क्या होगा कि टीचर की डांट की वजह से ही वो हो सकता है कि उस विषय को और न पढ़ पा रहा। तीसरा उदाहरण देखिए क्या है, प्रार्थना की घंटी। देखते हैं आप लोग कि जैसे ही प्रेयर की बेल बजती है सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। सभी बच्चे आकर प्रार्थना की जो है क्यू में खड़े हो जाते हैं, कतार में खड़े हो जाते हैं और शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना की घंटी क्या है, वो भी एक प्रकार का स्टिमुलस है, और वो स्टिमुलस क्या कर रहा है, बच्चों को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस घंटी की वजह से ही बच्चे अलर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये सारी चीजें जो है इस सिद्धांत से निकल कर आती हैं। इसके बाद फिर देखिए इन्हीं से मिलता जुलता सिद्धांत जीबी वाटसन के द्वारा भी दिया गया। उन्होंने प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्स से भावनाओं तक जो है सिद्धांत को विकसित किया, और इन्होंने वाटसन ने जो क्या किया कि पावलोव के सिद्धांत को जानवरों की लार से आगे बढ़ाकर अब क्या किया, इसने मानव व्यवहार और भावनाओं पर लागू किया। पावलोव ने क्या किया था कि इस सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया गया, कुत्ते पर किया। कुत्ता क्या है, एक प्रकार का जानवर या पशु है, लेकिन वाटसन ने क्या किया कि इसका प्रयोग मानव के ऊपर किया, और मानव में एक छोटे बच्चे के ऊपर किया। तो देखिए पहला इन्होंने क्या किया कि दृश्य व्यवहार का प्रयोग, यानी मनोविज्ञान का जो विषय है केवल दृश्य व्यवहार होना चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का जो विषय है वो ऐसे व्यवहार से रिलेटेड होना चाहिए जो व्यवहार दिखता हो, जो हमें साक्षात रूप से प्रतीत होता हो।
दूसरा इन्होंने क्या कहा कि सीखा हुआ व्यवहार, यानी सभी व्यवहार जो है सीखे हुए होते हैं, जन्मजात नहीं होते। यानी किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यवहार किया जा रहा है तो व्यवहार जन्मजात ना है बल्कि उसको सीखा गया है। और तीसरा इन्होंने क्या कहा कि इसमें वातावरण की भी भूमिका होती है, यानी वातावरण का प्रभाव जो है सबसे अधिक होता है। जैसे भावनाएं जो हमें भय उत्पन्न करती हैं, ये अनुबंधन से सीखी जाती है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें किसके द्वारा कही गई? जीबी वाटसन। अब इन्होंने देखिए जो प्रयोग किया था उसको लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी लिटिल अल्बर्ट प्रयोग। इसमें इन्होंने भावनाओं का निर्माण संबंधित जो है सिद्धांत दिया था, और इसमें इन्होंने प्रयोग क्या किया, जैसे देखिए पावलोव ने किया था उसी तरीके से इन्होंने भी किया है। बस अंतर यही है कि ये एक बालक के ऊपर किया गया है और वहां पर एक कुत्ते। इन्होंने देखिए शुरू में क्या किया कि एक छोटा बालक जो अल्बर्ट नाम का है उसके सामने एक सफेद चूहा लाया गया। तो उस सफेद चूहे को देखकर बच्चा उससे खेलने लगा, उसको किसी भी प्रकार का कोई भय चूहे से नहीं हुआ। और एक क्या किया इन्होंने कि एक तेज आवाज किया हथौड़े से, यानी एक हथौड़े को तेज से जोर से पीटा गया और उससे जो आवाज निकली तो उस आवाज से बच्चा क्या हो गया, डर गया और रोने लगा। ठीक है। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इसी प्रयोग को पहले उन्होंने चूहे को बच्चे के सामने रखा और चूहे को रखने के बाद फिर उस हथौड़े से तेज आवाज की। तो हथौड़े से तेज आवाज होने के बाद बच्चे को क्या हुआ, भय उत्पन्न हो गया और वो रोने लगा। यही प्रक्रिया इन्होंने बार बार की और फिर बाद में अंत में क्या हुआ कि बच्चा उस चूहे को देखकर ही रोने लगा, यानी उसको लगा कि ये चूहा जो मेरे सामने आया है इससे ही इस तरीके की आवाज निकल रही है या इस तरीके की आवाज निकलेगी, और उसको देखकर वो डर गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रयोग पहले किया, यानी चूहे के बाद आवाज की, तो आवाज से बच्चा डर गया। अब उसको लगा कि चूहा आया है, इसका मतलब आवाज होगी, इसलिए वो डर गया। तो इसका देखिए कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि भय जैसी जो गहरी भावना है वह भी अनुबंधन द्वारा वातावरण से सीखी जा सकती है। यदि किसी भी बालक के अंदर डर उत्पन्न करना है, किसी भी गलत काम को करने से रोकना है, तो उसके अंदर उस चीज का भय जगाना होगा, उसके अंदर उस चीज का भय उत्पन्न करना होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो क्लास में न आए फिर भी उनके नाम से ही बच्चों को शांत करा दिया जाता है। तो ये चीजें कैसे हो रही है? इसी प्रयोग की वजह से। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके साक्षात रूप से वहां न जाने के अलावा केवल उनका नाम लेने से ही वो काम हो जाता है, वहां चीजें सही हो जाती है। तो उसी तरीके से इस सिद्धांत में ये चीजें बताई गई। अब देखिए इनका तुलनात्मक रूप से हम विश्लेषण करें, संश्लेषण करें, तो उससे क्या होगा, हम लोग को सारी चीजें पता चल जाएगी। तो हुआ क्या, इवान पावलोव का प्रयोग और जीबी वाटसन का प्रयोग। सबसे मेन देखिए इन दोनों के बीच में जो तुलनात्मक विश्लेषण संश्लेषण है वो इन्होंने एक कुत्ते को लिया, यानी एक प्रकार का पशु है, और इन्होंने एक 11 महीने के बच्चे को लिया जो एक मनुष्य है। इनका जो केंद्र था वो क्या था, शारीरिक प्रतिरोध यानी फिजिकल रिफ्लेक्सेस, और इनका जो था मुख्य केंद्र मनोवैज्ञानिक भावनाएं यानी इमोशंस, जैसे भय, भय भी हो गया, खुशी भी हो गई और दुख भी हो गया। इस तरीके का इन्होंने चीजों को उपयोग किया। इन्होंने उत्तेजना को जगाने के लिए क्या किया, घंटी और भोजन का प्रयोग किया। और इन्होंने क्या किया, एक सफेद चूहे और तेज आवाज का प्रयोग। यहाँ मुख्य निष्कर्ष क्या निकल के आया कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि व्यवहार को जोड़ा जा सकता है, और इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि भावनाओं का निर्माण किया जा सकता है। तो इन दोनों लोगों का जो सिद्धांत है इसका देखिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग, शिक्षा के क्षेत्र में इसको कैसे उपयोग किया जा सकता है, यानी कक्षा के लिए इसका क्या उपयोग है, शैक्षिक उपयोगिता है। तो सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने के लिए, यानी प्रशंसा करने के बाद विषय को पढ़ाया जाए तो छात्रों के विषय में रुचि जागे, यानी छात्रों की क्लास में प्रशंसा की जाए, उनके द्वारा किए गए कार्यों को जो है अच्छा बताया जाए, उनके किए गए होमवर्क को अच्छा बताया जाए,
कहा जाए कि क्लास में जो बच्चे हैं वो बहुत होनहार हैं, पढ़ने में बहुत सही हैं, बहुत अनुशासित हैं, तो उनके अंदर क्या होगा, जो है एक तरह से कहा जाए कि मोटिवेशन जागृत होगा, उत्तेजना जागृत होगी, और फिर वो क्या करेंगे, विषय को पढ़ने में। विद्यालय में जाने से पहले, यानी विद्यार्थियों को विद्यालय भेजने से पहले उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार, उनके साथ स्नेह दिखाया जाए, उनको प्रेम से विद्यालय भेजा जाए, डांट कर नहीं, मार कर नहीं, तो फिर क्या होगा, वो विद्यालय से प्रेम कर, यानी विद्यालय में जाने पर उनको किसी के द्वारा मारा पीटा ना जाए, बल्कि प्रेम से समझा कर भेजा जाए, और वहाँ विद्यालय में पहुँचने पर भी उनको उसी तरीके से वहाँ एक्सेप्ट किया जाए, उनको प्रेम पूर्वक वहाँ पर बुलाया जाए, बैठाया जाए, पढ़ाया जाए, तो क्या होगा कि बच्चों का विद्यालय के प्रति लगाव हो जाएगा, और फिर उनको विद्यालय भेजने के लिए किसी भी प्रकार की अन्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप विद्यालय जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि छोटे बच्चों को शुरू शुरू में स्कूल भेजने में काफ़ी कठिनाई होती है, उनको जो गार्जियन होते हैं स्कूल पहुंचाने के लिए बहुत सारे लालच देते हैं, कुछ गार्जियन तो मारते पीटते भी हैं, डांटते भी हैं, फिर भी बच्चा विद्यालय जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद रोक के फिर वापस आ जाता है। लेकिन अगर किसी बालक को अच्छी तरीके से समझाया जाए, उससे प्रेम पूर्वक बात की जाए, और वहाँ विद्यालय में जब वो जाए तो टीचर भी उसके साथ अच्छे से बिहेव करें, उससे प्रेम पूर्वक बातें करें, तो ये चीज़ें जब बार बार की जाएंगी तो बच्चा क्या हो जाएगा, विद्यालय से जुड़ जाएगा, और फिर उसको आने वाले समय में इस तरीके से किसी भी प्रकार की प्रलोभन की, किसी भी प्रकार की डांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुशासन निर्माण में भी देखिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि किसी भी नियम का पालन करने पर पुरस्कार दिया जाए, तो व्यवहार कैसा होगा, अनुशासित व्यवहार होगा। यानी कोई बच्चा है, अगर वो अच्छे तरीके से नियम का पालन कर रहा है, क्लास में टीचर की सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से वो तैयार कर रहा है, तो उससे होगा क्या कि बच्चा क्या क्या होगा, व्यवहार अनुशासित हो जाएगा। तीसरा देखिए इसका उपयोग क्या किया जाता है, भय के निवारण में, यानी बच्चे का अगर किसी चीज़ के प्रति भय है, उसके मन में किसी चीज़ के प्रति भय है, तो उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए गणित की परीक्षा, तो गणित की परीक्षा में बहुत से बच्चों को क्या लगता है कि बहुत असहजता महसूस, उनको कठिन लगता है, लेकिन अगर गणित की परीक्षा के साथ उनके साथ सकारात्मक व्यवहार किया जाए, सकारात्मक उनको जो है पढ़ाया जाए, सकारात्मक तरीके से उनको समझाया जाए, उनको चीज़ों को बताया जाए, उनको प्रैक्टिस कराया जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, उनकी भय से मुक्ति हो जाएगी, उस विषय में भी वो रुचि लेने लगे। तो ये चीज़ें क्या है कि भय के निवारण, यानी किसी चीज़ का भय अगर किसी के मन में है तो उसको सकारात्मक तरीके से समझाया जाए, बताया जाए, तो उसके अंदर से जो भय हो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। चौथी चीज़ क्या है कि विभिन्न प्रकार के आदतों के निर्माण में भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे देखिए, नियमित अभ्यास करने के बाद अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखे तो आदत क्या हो जाएगी, अच्छी तरीके से विकसित हो जाएगी। अगर बार बार प्रयास करने पर प्रतिक्रिया जो है नकारात्मक हो तो उस आदत का निर्माण नहीं होता है। यानी बच्चों को बार बार होमवर्क टीचर के द्वारा दिया जा रहा है, और होमवर्क जब वो बच्चे करके आ रहे हैं और टीचर के द्वारा अगर सकारात्मक व्यवहार उनके साथ नहीं किया जा रहा, रिस्पॉन्स सकारात्मक नहीं दिया जा रहा है, टीचर हमेशा कुछ ना कुछ इसमें कमी निकाल दे रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां बता रहा है, बच्चे की किसी भी प्रकार की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, तो बच्चा क्या होगा, एक बार, दो बार, तीन बार करेगा, बाद में फिर क्या हो जाएगा, उब जाएगा, तो वो होमवर्क करना बंद कर देगा। उसको लगेगा कि मैं इतना मेहनत करने के बाद भी अगर इस चीज़ों को नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, और उस चीज़ को करना छोड़ देगा। इससे क्या होगा, उसका नुकसान होगा और वो चीज़ को नहीं सीखेगा। तो इसीलिए सकारात्मक प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी होती है, जिससे क्या होगा कि अच्छी आदतें विकसित हो जाएंगी। अगर टीचर प्रशंसा कर देगा तो बच्चा उस चीज़ को करने लगेगा, और धीरे धीरे वो चीज़ उसकी आदत बन जाएगी और वो अच्छे तरीके से कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सिद्धांत की उपयोग। अब देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत की कुछ लिमिट्स देखिए, कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से 100% जो है सही नहीं होता है, तो बहुत सी चीज़ों में बहुत सी अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ होती हैं। उसी प्रकार से इस सिद्धांत की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस देखिए क्या है, यह जो इसमें जो व्यवहार होता है वो दृष्टिगोचर व्यवहार होता है, यानी जो व्यवहार हमें दिखता है वही जो है माना जाता है, बाकी बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंतर्निहित रहती हैं, जो छुपी रह जाती हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया होती है, यानी जो स्टिमुलस होता है, जो चीज़ हमको उत्तेजित करती है, उसी के प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं
जो इसमें देखिए अनदेखी रहे। जैसे देखिए यहाँ पर एक इमेज दिखाया गया, इस इमेज में क्या है कि पानी है और पानी में क्या है कि बर्फ का टुकड़ा है, तो बर्फ का कुछ हिस्सा जो है ऊपर दिखाई दे रहा, बाकी जो है नीचे डूबा हुआ है। तो इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो दृष्टिगोचर होती हैं, लेकिन बहुत से ऐसी चीजें हैं जो दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो उस चीज का अंश होती है। जैसे देखिए यहाँ पर मानसिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा की जाती है, यानी बालक के मानसिक प्रक्रिया का यहाँ कोई महत्व नहीं होता है, उसको यहाँ महत्व नहीं दिया। यहाँ बस इस चीज को महत्व दिया जाता है कि किसी भी स्टिमुलस के प्रति वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहा है, यानी बालक का सोचने समझने का, कॉग्निशन का किस प्रकार का स्तर है, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं, इसको महत्व नहीं दिया गया। दूसरा चीज, यहाँ पर किसी भी प्रकार के रचनात्मकता पर बात नहीं की गई, यानी क्रिएटिविटी पर भी ध्यान। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी चीज़ों की क्रिएटिविटी होती है, बहुत रचनात्मक होते हैं, नई नई चीज़ों को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पर इस सिद्धांत में इस सब चीज़ों की बात नहीं की गई। और तीसरी की, यहाँ उच्च स्तर के अधिगम की व्याख्या भी नहीं की, यानी अधिगम उच्च स्तर का किस तरीके से कराया जाए, जहाँ उस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर इसकी लिमिट्स के रूप में देखिए, यानी ये 3 लिमिटेशंस हैं। मानसिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा की गई, रचनात्मकता पर ध्यान नहीं दिया गया और उच्च स्तर के अधिगम की व्याख्या नहीं की गई। बहुत से जगह ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि किसी चीज़ से एक बार डर जाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बार बार वो उसी से डरेंगे। तो यही चीज़ें जो है यहाँ पर सही तरीके से नहीं की गई, स्पष्ट नहीं हुई है, इसीलिए इसकी कमियों के रूप में देखी जाती है। अब देखिए इसका अंतिम निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है। अंतिम निष्कर्ष क्या है कि ये अधिगम की वास्तुकला के रूप में सिद्धांत को देखा जाता है। यहाँ बताया क्या जा रहा है कि सीखना केवल रटना नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रतिवर्तों यानी रिफ्लेक्सेस, भावनाओं और आदतों की पर्यावरणीय वास्तुकला है। यानी जिस प्रकार से कोई वास्तु शास्त्र में आप देखते हैं कि कोई वास्तुकला बनाई जाती है तो उसमें कई चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, मिश्रित किया जाता है और उसमें बाद वो रचना तैयार होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है सीखना या अधिगम जो है केवल रट के नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसमें हमारे विभिन्न प्रकार के रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं और हमारी जो आदतें होती हैं, उस सब मिल के जुड़कर उस चीज़ को सीखने में मदद करती है। पावला और वाटसन का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, यह स्पष्ट करता है कि व्यवहार और भावनाएं वातावरण और अनुभवों के माध्यम से सीखी जाती है। यानी ये दोनों सिद्धांत बता रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार के व्यवहार का विकास होता है, विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं विकसित होती हैं, ये वातावरण और अनुभव के माध्यम से होती है। यानी वातावरण अगर उसके अनुकूल नहीं रहेगा, अगर उस प्रकार के अनुभव प्राप्त नहीं होंगे, तो उन चीज़ों को सीखना संभव नहीं होगा। यदि शिक्षक कक्षा में सकारात्मक अनुबंधन स्थापित करते हैं तो अधिगम क्या होगा, स्वतः होगा और अत्यंत प्रभावी तरीके से होगा। अगर टीचर ये सब चीज़ें करने में सही तरीके से नहीं कारगर हैं, नहीं सक्षम हो पा रहे हैं, तो अच्छे तरीके से अधिगम कराना संभव नहीं होगा। यानी बच्चों के साथ अगर अच्छा वातावरण वहाँ पर नहीं क्रिएट किया जाता है, अगर कक्षा का वातावरण जो है बेहतर नहीं होगा, तो टीचर कितना भी ज्ञान वाला हो, उस चीज़ को वो बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएगा और अच्छे तरीके से अधिगम कराना संभव नहीं। तो इसीलिए वहाँ पर अच्छा वातावरण होना जरूरी है और जो अनुबंधन होगा, जो कनेक्शन होगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस सिद्धांत के पढ़ने के बाद, अध्ययन के बाद हम चीज़ें को सीखते हैं कि अधिगम जो है केवल एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, इसमें वातावरण का भी, हमारे अनुभवों का भी, हमारी भावनाओं का भी जो है महत्व होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हम लोगों ने आज की क्लास में देखा और हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद समझा कि अधिगम जो है व्यवहार के माध्यम से, व्यवहार के द्वारा किस तरीके से होता है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने इसको आपको पार्ट पार्ट में अलग अलग प्रयोग के माध्यम से समझाने का, बताने का पूरा प्रयास किया। मैंने ये सारी क्लासेस देखिए आप लोगों के लिए कई बार और भी कराई हैं, बीएड की क्लासेस में भी कराई हैं और बीए का जो आपका सेमेस्टर वाला जो सिलेबस कराया गया है उसमें भी बताया गया है।
सीटेट की जो क्लासेस कराई गई हैं उसमें भी बताई गई हैं। तो आप लोगों को जिस तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए आप उस चीज़ को समझ लीजिए, उन क्लासेस को भी देख के समझ लीजिए, जिससे आपको इस चीज़ को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगता है कि ये चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पा रही है, कोई समस्या है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट के माध्यम से आपके जो भी डाउट होंगे उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई और आप लोगों ने इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक मेरी इस क्लास में अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।